तो ये पेज नंबर है 329। भारतीय राजनीति पर अक्षमता का जो आक्षेप लगाया जाता है, सामान्यतः उसका मुख्य बिंदु होता है भारत की विदेशी आक्रमणों से अपनी प्रभावी प्रतिरक्षा कर पाने में अक्षमता। जो कारण बताया जाता है कि भी भारत अक्षम रहा विदेशी आक्रमणों से, जिसके कारण उसे 1000 वर्षों तक एक के बाद एक विदेशी आक्रमणों, घोर अमानवीय अत्याचारों को झेलना पड़ा और पराधीनता में रहना पड़ा। अवश्य ही विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीयों पर किए नृशंस अत्याचारों का ब्यौरा किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित कर सकता है, और ऐसे में यह संदेह उठना स्वाभाविक ही है कि भले आध्यात्मिक दृष्टि से यह राष्ट्र चाहे जितना भी विकसित रहा हो, तो भी किसी प्रकार की रक्षात्मक राष्ट्रीय और राजनीतिक एकता स्थापित करने में यह सर्वथा निष्फल रहा है। परंतु जिस सतही दृष्टिकोण से और हमारे जिन आधुनिक मानकों से सामान्यतः हम इस समस्या को देखने का प्रयास करते हैं, उनसे तो हम कभी भी किसी सार्थक समाधान की दिशा में कोई गति नहीं कर पाएंगे। इस समस्या के सच्चे समाधान के लिए हमें एक अधिक गहरे दृष्टिकोण और भारतीय संस्कृति के मूल भाव के प्रकाश में, चूंकि भारतीय संस्कृति के किन्हीं भी विषयों को सतही दृष्टिकोण और बाहरी प्रतीतियों के आधार पर कदापि नहीं समझा जा सकता, यथार्थ तथ्यों पर विचार करना होगा। जब हम अतीत में भारत के राजनीतिक संगठन के निर्माण की बात करते हैं, तो यह आवश्यक है कि हमें इस राष्ट्र की भौगोलिक विशालता का कुछ भान होना चाहिए, जिसके राजनीतिक एकीकरण में निहित समस्याओं की तुलना किसी छोटे राष्ट्र के एकीकरण की समस्याओं से नहीं की जा सकती। ये अपनी कमेंट्री है जो अपन बात करके आए हैं वो सारे की। परंतु इस भौगोलिक विशालता के कारण उत्पन्न समस्याओं के साथ ही साथ और इससे भी कहीं अधिक गहरे कारणों से, जिन्हें हमारी सतही मानव चेतना के द्वारा समझ पाना कठिन है। हमारी सतही मानव चेतना इन समस्याओं को समझती नहीं। भारतीय प्रज्ञा इस चीज को समझती थी, वो अपनी समस्या को जानती थी, वो कॉन्शियस थी और उसी तरीके से वो उससे डील कर रही थी। हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उस समस्या को, यही बात श्री अरविंद करते आ रहे हैं, कि उसको उस दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से भारतीय संस्कृति उसको देखती थी, जिन्हें हमारी सतही मानव चेतना के द्वारा समझ पाना कठिन है। इस संस्कृति और इसके ऋषियों ने सदा ही राजनीतिक एकता की बजाय सांस्कृतिक एकता पर बल रखा। प्रस्तुत समस्या पर एक गहरा और व्यापक परिप्रेक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि हम इस पर भारतीय संस्कृति के गहरे भाव के प्रकाश में विचार करने का प्रयास करें, ताकि इसका कुछ कुछ आभास प्राप्त कर सकें कि कदाचित इस संस्कृति ने इस समस्या को किस रूप में अनुभव किया होगा, और केवल तभी हम इसके समाधान की ओर इस संस्कृति ने जो गतिक्रम अपनाया उसका सच्चा आकलन कर सकेंगे। सर्वप्रथम हमें यह स्मरण रखना होगा कि एक विशाल भौगोलिक इकाई होने के साथ ही साथ यहाँ सैकड़ों राज्य, कुल, समाज, जातियां आदि विद्यमान थे, जिनकी अपनी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, पूजा पद्धति, जीवनचर्या आदि थी। जैसा कि हम आरंभ से ही चर्चा करते आ रहे हैं कि भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का भाव सदा ही सर्वांगीण वैदिक भाव रहा है, जो मानव सत्ता के सभी अंगों को, व्यक्ति और समूह के जीवन, चिंतन और कर्म के प्रत्येक पहलू को परमात्मा के साथ जोड़ने और उनके भीतर परमात्मा का जो विशिष्ट सत्य निहित है उसकी अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का अवसर प्रदान करता था, जिसके कारण इसने परमात्मा की ओर जाने वाले प्रत्येक संभव तरीकों को स्वीकार किया। अतः एक विराट सांस्कृतिक वैविध्य के साथ ही यहाँ अनेकानेक आध्यात्मिक मार्गों, पंथों, मतों, संप्रदायों, चिंतन धाराओं, योग पद्धतियों, दर्शन पद्धतियों तथा विभिन्न धर्मों आदि की एक नित वर्धनशील राशि भी विद्यमान थी।
ऐसे में ये भारतीय ऋषियों की परम प्रज्ञा ही थी, जो इस विषय में सचेतन थी कि संस्कृति की ऐसी प्राणवंतता और इसके अनंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वैविध्य को अनदेखा कर किसी बाहरी आधार पर एक राजनैतिक एकीकरण स्थापित करने का प्रयास करने में इस संस्कृति की आत्मा को ही स्थायी क्षति पहुंचाने का खतरा था। ये बात तो हम खूब कर चुके कि यदि आप राजनीतिक एकीकरण का प्रयास करते हो, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकीकरण को दरकिनार करके, उसको इग्नोर करके, तो ये तो व्यक्ति को मार ही डालना है। ये तो इस संस्कृति को मार डालना है। वस्तुतः राजनीतिक एकीकरण तभी प्रभावी रूप से प्रतिष्ठित हो सकता है, जब सचेतन सांस्कृतिक एकीकरण स्थापित हो। अन्यथा सांस्कृतिक एकीकरण के अभाव में राजनैतिक एकीकरण कृत्रिम बनकर अंततः छिन्न-भिन्न हो जाता है। यह एक मूलभूत सत्य है कि कोई भी प्रभावी एकीकरण तभी स्थापित हो सकता है, जब उसमें प्रत्येक घटक को अपने आंतरिक सत्य की ओर जाने और उसे अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। क्योंकि जब वह अपनी आंतरिक चेतना में युक्त और संगठित होता है, केवल तभी वह बाहर कोई सच्चा सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होता है। अतः ये ऋषियों का एक सचेतन और सुचिंतित निर्णय था। उन्होंने तो विफल होने के लिए विवश किया, तो जो भी सारा कार्य हुआ वो सुचिंतित है, वो सोच विचार के किया हुआ है। जिन्होंने ऐसे किसी राजनैतिक एकीकरण को स्वीकार नहीं किया, जो इस संस्कृति में व्याप्त स्वच्छंद विभिन्नता, ये जो इन्वर्टेड कोमास में है, ये श्री अरविंद का है क्योंकि ये अपन पढ़ के गए हैं। स्थानीय स्वायत्त शासनों तथा सुप्रतिष्ठित सामुदायिक स्वाधीनताओं का समर्थन करने वाली चीजों को कुचल डाले। भारतीय संस्कृति द्वारा सर्वप्रथम अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के इस सचेतन निर्णय के विरुद्ध यह आक्षेप लगाया जाता है कि उसे पहले एक सुदृढ़ बाह्य साम्राज्यीय एकता स्थापित न करने के कारण बाह्य आक्रमणों को झेलना पड़ा। ये हमेशा ही इसके ऊपर आक्षेप लगाया जाता है और श्री अरविंद का हम पढ़ते आ ही रहे हैं। पहले तो इस समस्या को भारतीय दृष्टिकोण से ही देखना पड़ेगा कि भारत की प्रज्ञा इस समस्या को जो उपस्थित थी उसके सामने वो देखती किस तरीके से थी। हम इसको बेटर समझेंगे या भारत की प्रज्ञा इसको बेटर समझेगी? और फिर श्री अरविंद कह ही रहे हैं सारी बात। परंतु इतिहास से हमें ऐसी प्रबल सैन्य और राजनीतिक एकता के उदाहरण भी मिलते हैं, जो किसी आंतरिक एकता के अभाव में अधिक टिक नहीं पाई। तो ये तो रोम का इन्होंने उदाहरण दिया और कई साम्राज्यों का उदाहरण दिया। साथ ही यह कहना भी उचित नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति द्वारा एकमात्र अपनी आध्यात्मिकता और संस्कृति पर बल दिए जाना उसके लिए अनिष्टकारी रहा। क्योंकि मतलब जो निर्णय भारतीय संस्कृति ने किया, उसका आकलन उसके परिणाम से करना चाहिए। क्योंकि पूर्व धारणाओं और संकीर्ण दृष्टि को त्याग कर यदि हम कुछ गहरे परिप्रेक्ष्य में इतिहास पर दृष्टिपात करें, तो जहां अनेकों बर्बर आक्रमणकारियों द्वारा शताब्दियों तक इस संस्कृति की भौतिक देह और इसकी आत्मा पर प्रहार कर इसे निर्मूल करने का जो प्रयास किया गया, कई सौ वर्षों तक इसके ऊपर इसकी भौतिक देह, संस्कृति की भौतिक देह और इसकी आत्मा पर प्रहार करके इसको की आमूल नष्ट की कर दिया जाए, इसकी जड़ ही नष्ट कर दी जाए, सोची समझी साजिश के तहत। ये तो सारे डॉक्यूमेंटेशन और पहले वाले बर्बर थे। ये जो है, जो अंग्रेज आए, इन्होंने प्रायोजित तरीके से किया सारा का सारा काम। वो लोग उतने तरीके से कर नहीं पाए। साथ ही विदेशी आक्रमणों और निरंकुश शासनों के समक्ष भारतीय संस्कृति की जैसी दयनीय और निस्सहाय स्थिति का सामान्यतः अतिरंजित चित्रण प्रस्तुत किया जाता रहा है। मतलब एग्जाजरेटेड टर्म्स के अंदर भारत को जैसा दयनीय और निस्सहाय बताया जाता है। बेचारे, कभी कोई आ गया उसने आक्रमण करके इसको पददलित कर दिया, कभी कुछ कर दिया।
वो वर्णन स्थान विशेष के हैं, वो जो भी घटनाएँ हैं, चीज़ें हैं, ये अतिरंजित चित्रण प्रस्तुत किया गया है, यथार्थ तथ्यों की अधिकाधिक सतर्क शोध हमारे समक्ष अब उससे एक सर्वथा भिन्न चित्र प्रस्तुत करती है और इस संस्कृति की अभूतपूर्व राजनीतिक सक्षमता और सूझबूझ को प्रकट करती है, जिसकी ओर श्री अरविंद यहाँ संकेत कर रहे हैं। ये एक्चुअल के अंदर इसका डिटेल में ब्यौरा, वो लड़ाइयाँ किस तरीके की हुईं, वो जो यहाँ कोई आए, उन्होंने क्या-क्या किया, कई रक्तपात है, उनका एक्सटेंट अभी उसका एक्सटेंट भी हमको नहीं पता कि उन्होंने कितनी बदतमीज़ी करी, कितना यहाँ अत्याचार किया, न तो उसका पता, न इसका पता कि जैसा वो एक्ज़ैजरेटेड टर्म्स में है, वैसा था भी या नहीं था। जितना निरंकुश ये शासन बताते थे, क्या वो संभव था? मुस्लिम्स भी हैं, वो इनके आधार के ऊपर जो राजपूत हैं, अगर उनको पक्ष में न रखें, तो वो निरंकुश शासन नहीं कर सकते। फिर हमेशा ही संदिग्ध अवस्था में रहे। कभी मराठा आपके खड़े हो रहे हैं, इधर से सिख खालसा खड़ा हो गया। तो एक हमेशा ही बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस रही, किस तरीके से क्या चीज़ रही। ये इतिहास को इस दृष्टिकोण से जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उस तरीके से और फैक्ट्स के आधार पे कह रहे हैं ये। इन्होंने बहुत डीप अध्ययन किया है। इसके नए तरीके से मैपिंग करनी ज़रूरी है, कि जो साम्राज्य बताए जाते हैं या जो जिस तरीके के राज्य थे, उनका एक्सटेंट ये किंगडम्स थे, इनका एक्सटेंट कहाँ तक था? कितने स युग तक, शताब्दी तक था? क्योंकि इसमें अब चंद्रगुप्त है, अब वो मौर्य है या वो दूसरा वाला है, इनमें तो ये कितने-कितने मतलब 700-800 साल, 1000 साल तो इधर-उधर खा जाते हैं कई चीज़ों के अंदर। ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी हैं। एक रफ मैपिंग, और अब तो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। टेक्नोलॉजी है, इस तरीके का बनाया जा सकता है, इस तरीके का काम किया जा सकता है, इसके आधार पे हिस्ट्री है, तो उसमें से बहुत चीज़ें निकल के आएँगी। इन सभी विचारणाओं से यह तो असंदिग्ध रूप से प्रकट होता है कि भारतीय संस्कृति ने जिस प्रकार आत्मा और मन के विषयों में महानतम क्रियाशीलता दिखाई, इसमें तो अब कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मा के क्षेत्र में और मन के क्षेत्र में। मन का क्षेत्र जिसके अंदर आपकी चिंतन पद्धतियाँ हैं, फिलॉसफीज़ हैं, फिर शास्त्र हैं, आपकी विधाएँ हैं, आपकी आर्थिक नीतियाँ हैं और कितने-कितने और एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ये सारे के सारे मन के क्षेत्र हैं। आत्मा की तो कोई विशेष इसके अंदर आत्मा के जो क्षेत्र हैं, फिलॉसफीज़ हैं, फिर एक्चुअल उनमें प्रवेश है जिसके अंदर आपकी जो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, उनके अंदर भी कितने-कितने निरूपण, कितनी-कितनी चीज़ें, इनमें कैसे जाया जाए, आत्मा के जो गहनतम विषय हैं, वो मन के विषय, आत्मा के विषय, ये थोड़ा-सा हमको हैं एक ही, पर अब जब ये शब्द हैं, तो इसको तो अपने को कि भई आत्मा और मन के विषयों में महानतम क्रियाशीलता दिखाई, कि अब आत्मा ही अभिव्यक्त कर रहे हैं पेंटिंग, कला के माध्यम से और के माध्यम से, पर उसमें मन के माध्यम से आप उसमें क्या करोगे? आत्मा का प्रवेश हो जाएगा तो क्या कर देगी? भवन निर्माण है, तो इसमें ये कह रहे हैं कि आत्मा और मन के क्षेत्र के अंदर तो महानतम क्रियाशीलता दिखाई, पर लोग कहते हैं राजनीतिक रूप से ये इतना सक्षम नहीं रहा। श्री अरविंद कह रहे हैं बात उल्टी है। ये जो निरंकुश भाग है व्यक्ति की प्राणिक प्रकृति है, और ये बात श्री अरविंद आगे ये कहेंगे शायद। उसी प्रकार राजनीतिक और शासन जैसे जीवन के बाह्यतम पहलुओं को भी, जिन्हें सामान्यतः मनुष्य की प्राणिक प्रकृति, उसकी अंध अहमात्मक और सुख भोगवादी वृत्तियों और उसकी संघर्ष, कलह और अधिकार प्रिय प्रकृति की प्रधानता का क्षेत्र माना जाता है। अरे भाई, आप आराम से रह रहे हो, दो जने प्रेम जहां है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी रिसोर्सेस, चीजें वो देते हो, आदान-प्रदान होता है, खूब प्रसन्नता से सारी चीज़ होती है। जैसे ही 2 व्यक्तियों के बीच में भी अहमात्मक चेतना कि मेरे को क्या प्राप्त हो रहा है,
ये सारी विभीषिकाएँ खाली एक छोटी-सी चीज़, इससे सब टोटल फ़र्क आ जाता है। वही एक दूसरा हार्ट का मूवमेंट आएगा, सारे गैप्स फ़िल कर देगा। तो ये जो है अंध अहमात्मक और सुख भोगवादी, तो ये जो शासन है और है, ये तो इसकी सीट है पजेशन की और की, उसको इन्होंने इस तरीके से धर्म के जुए के अंदर कि उसकी संघर्ष, कलह और अधिकार प्रिय प्रकृति की प्रधानता का क्षेत्र माना जाता है। राजनीति को तो पावर अगर आपके पास आ गया तो कहते हैं पावर करप्ट कर देता है और एब्सोल्यूट पावर आ गया तो एब्सोल्यूटली करप्ट कर देगा आपको। पावर तो चीज़ ही ऐसी है, सिर में से घुस जाता है वो। उस क्षेत्र को इन्होंने इस तरीके से कि कोई राजा बनना नहीं चाह रहा, कि हमको नहीं बनना, और मोची है जो कोई जूती गाँठने का काम कर रहा है, वो कह रहा है मैं अपने काम में, मैं आत्मा के ज़्यादा नज़दीक हूँ और जिनमें आध्यात्मिक प्रकाश का किसी प्रकार का प्रवेश लगभग असंभव माना जाता है, इन क्षेत्रों को भारतीय संस्कृति ने विलक्षण सफलता के साथ हाथ में लेकर उसमें भी जो क्रियाशीलता दिखाई और जैसी महान उपलब्धियां प्राप्त की, उनका कदाचित ही हमें अन्य कोई उदाहरण देखने को मिलता है। ऐसा कहीं उदाहरण नहीं मिलता अपने को। राजनीति के क्षेत्र में इस संस्कृति की गहरी समझ का एक उदाहरण लें, तो विश्व इतिहास पर दृष्टिपात करने पर भई इसका आप आकलन कैसे करें, तो विश्व के पूरे इतिहास के ऊपर दृष्टिपात करो। पूरा विश्व क्या कर रहा है, उसके ऊपर दृष्टिपात करो। करने पर हम पाते हैं कि शासन प्रणालियों को जनतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद, ये बहुत सारे इज़म्स, आपके कम्युनिज़्म है, सोशलिज़्म है, ये इज़्म है, वो इज़्म है। फिर आपके ये जनतंत्र है, राजतंत्र है, तो ये कितनी सारी पद्धतियाँ आपके जैसे अनेकानेक तंत्रों और विचारधाराओं पर आधारित करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिनमें कुछ ये कहते हैं कि एक व्यक्ति इसके अंदर प्रभावशाली होना चाहिए, जिसमें कुछ का ये ग्रीक्स के अंदर कुछ विचारक कुछ इस तरीके के थे। उन्होंने कहा कि जो बेस्ट टॉप मोस्ट लोग हैं आपके राज्य में, उनको उठाओ। उनको जितने विचार हैं, हर क्षेत्र की उनको पहले शिक्षा दो, इनमें से चयन करो। उनमें से चयन करते जाओ, जो एकदम उनमें से टॉप मोस्ट निकलता है, उस आदमी को इस चीज़ के लिए नियुक्त करो, शासन के लिए। उनके अपने तरीके के विचार हैं। इनमें आप ये देखेंगे कि ये जितने भी विचार हैं, इनमें जैसे ही आत्मा का सूत्र प्रवेश करता है, आप अपनी सत्ता को क्या मानते हो, उसके ऊपर आपका निर्णय निर्भर करेगा। आप अपनी सत्ता को खाली जैसे ग्रीक्स ने एस्थेटिक के रूप में लिया, रोमन्स ने इसको एक एक अनुशासन के रूप में लिया। तो आपका कंसेप्शन इस जगत के बारे में, आपकी अपनी सत्ता के बारे में जो कंसेप्शन है, यदि आप अपने आप को मन, प्राण, शरीर मानते हो, तो आप ये सोचते हो सारों को उसी तरीके से अपन अनुशासित करें। पर जैसे ही आप अपने आप को इनसे बड़ी सत्ता मानते हो, तो आपका जो एन्सेम्बल बनेगा, आपका जो सिंथेसिस बनेगा, उस दृष्टिकोण से बनेगा। आज जो सिंथेसिस इनका है, वो केवल आपके भौतिक सुख साधन, क्योंकि जड़ भौतिकवादी प्रकृति है अभी ये संस्कृति है, तो विज्ञान भी है, कोई तटस्थ खोज नहीं कि मैं सारा प्रयास कैसे ये करूँ कि आपको सुख पहुँचा दूँ, और सुख कौन-सा? उससे सच्चा सुख मिल नहीं रहा। शरीर को सुख पहुँचा दूँ मैं, और आपका जो निम्न प्राण है, उसको थोड़ा-सा, वो तो ख़ैर बहुत भड़क चुका। आप जिस तरीके की चारों तरफ स्थितियाँ देख रहे हो, इसमें विभीषिकाएँ बढ़ चुकी हैं। इसने आपको कोई लाभ एज़ सच पहुँचाया नहीं, यदि रियल टर्म्स में आप देखो तो। तो ये जितने भी तंत्र आए, इनके अंदर व्यक्ति और कलेक्टिविटी, इन दोनों को किस तरीके से, कुछ ने कहा कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। कम्युनिज़्म ये कहता है इसमें व्यक्ति का क्या लेना-देना है, इसके अंदर तो सारा एक इकाई के रूप में सबको बराबर, तो सबको बराबर मिलता तो वहाँ आपूर्ति होती ही नहीं थी। आप अगर सारों को उनके घर के ऊपर पहुँचाना, कि काम तो करना है ज़रूरी, यहाँ अब जो आपका स्टेट है उसके लिए काम करो, पहुँच जाओ।
तो गाड़ियां भर भर के जहां उनको निर्देशित करें वहां पहुंच जाएं और आपके घर के ऊपर सामान आ जाएगा। तो ये तो चल नहीं सकती ये बात, क्योंकि आप ये भी कंसिडर नहीं कर रहे कि कौन किस व्यक्ति की कौन सी क्या उसमें बात है। और इसमें जब तक कामना का पुट न हो, व्यक्ति करना नहीं चाहेगा, आप उठा के लेके तो चले जाओ। जब आपको ये हो जाए कि इतना एन्श्योर्ड है, आप ₹5,000 ₹10,000 भी जो ये अब स्कीम्स चल रही हैं कि इतना आपके खाते में आ ही जाएगा। तो ये जब स्कीम चलती है, क्योंकि इस तरीके से नहीं हो सकता, अगर यही आपूर्ति करनी होती भगवान सारों की वैसे ही आपूर्ति कर देता। इसने आपका जो कर्म प्रधान प्रकृति है, डायनामिज़्म है, उसको खत्म कर दिया। आपकी जो डायनामिक नेचर है, वो जब तक चैलेंजेस नहीं हो और नहीं हो, तो आपको कर्म वो दे रहे हैं, तो आपकी प्रकृति को कंसल्ट ही नहीं कर रहे। ले जाके उनको भर के भेड़ की जैसे, रेवड़ की जैसे, अब वो वहां जाके काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रकृति के अंदर प्राण जो है, उस व्यक्ति प्राण प्रधान है। वो किसी भी सेटअप में रखो, एक्सेल तो वो ही करेंगे। और कुछ की प्रकृति तामसिक है, आप उनको कैसे भी सेटअप में रखो, वो कुछ नहीं करेंगे। कुछ की प्रकृति है, सत्व प्रधान है, वो चीज़ों के बीच में हार्मनी देखेंगे, उसके उचित को देखेंगे, बात क्या है उसको देखेंगे। मैं इन प्रकृतियों को देखूँ नहीं, उनको ट्रक में भरूँ कि भई तू तो स्टेट को बिलॉन्ग करता है। इसमें इनकी क्या है कि व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंट जीवन नहीं, वो तो राष्ट्र के लिए है। वो एक एक चींटी की जैसे है वो, या एक मधुमक्खी की जैसे है, जिसका जीवन उस मधुमक्खी के छत्ते को, बी हाइव को बिलॉन्ग करता है, इंडिपेंडेंट जीवन। अकेली मधुमक्खी तो मर जाएगी। इस विचारधारा को वो लेके चले, और इस ये बाद में जब ये टूटी, तो कोई रोने वाला भी नहीं था। तो ये जितने भी तंत्र हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपने आप में, चाहे आप जनतंत्र की बात करो, अभी बातें तो बहुत सारी हो रही है यहाँ, पर एक्चुअल जनतंत्र है नहीं। और ये क्योंकि आपने इसको कि व्यक्ति को एक इकाई यूँ ही मान लिया, घर के ऊपर आप वोट सिस्टम कर दो, भोजन क्या बनना शुरू होगा सोचो। तो इन सारों में अपनी-अपनी खामियाँ हैं। आप कोई-सा भी तंत्र लिया हो, क्योंकि ये खामियाँ इन तंत्रों की नहीं, मन की है ये खामियाँ। माइंड जो है काट के सत्य के खंड-खंड कर देता है। वो खंड किसी एक कुछ-कुछ दूरी में तो काम कर जाएँगे, बाकी में कैसे काम कर जाएँगे ये बताओ? हमारे मापने का यंत्र है, लिक्विड मापने में लिक्विड का काम करेगा, लंबाई मापने में वो करेगा। अब आप कह दो सारों को एक से ही नाप लो, तो कहते हैं यार ये तो नहीं हो सकता। तो कहाँ कौन-सी चीज़ हो सकती है यदि इन प्रणालियों को, तो ये क्या कह रहे हैं, शासन प्रणालियों को जनतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद, समाजवाद जैसे अनेकानेक तंत्रों और विचारधाराओं पर आधारित करने का प्रयास किया जाता रहा है, परंतु न्यूनाधिक समय के बाद अंततः ये सभी प्रणालियाँ अनुपयुक्त और अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के भीतर एक गहरा पार्ट है, वो पहल सभी तंत्रों से, सभी आपके रेजिमेंटेशन से ऊपर है। भारतीय संस्कृति उसी को वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ, फिर बाद में सत्व, रजतम, आपकी किस तरीके की प्रकृति, फिर देश, काल, पात्र, आप कहाँ हो, ये सारे को कंसिडर करके, अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो, अपराध नहीं होगा। आपको वो ही काम दिया जाएगा, तो उसकी कोई डिसयूटिलिटी नहीं होगी। अभी तो काम की पूरे विश्व में इस तरीके से हो गया कि इतनी डिसयूटिलिटी है कि करें क्या? रोजगार नहीं है तो अब क्या करें? एक काम करो, 2 दिन ऑफ कर दो, सप्ताह के 2 दिन कम कर दो। अब ये चर्चा बीच के अंदर आई थी कि वीक जो है, वर्किंग डेज़ अपने 1 और कम कर दो 7 में से, तो इससे फिर बाद के अंदर दूसरों को भी रोजगार मिल जाए। उनको ये सेंस नहीं है अमेरिका वगैरह के अंदर कि वो शुक्रवार रात को पीना शुरू करते हैं, क्यों अपने आप को फेस नहीं कर सकते? घर की जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, वो कह रहे हैं यार काम के कारण जिंदा हैं, अच्छा लग रहा है वाली बात नहीं है। यहाँ ऐसी कोई डिसयूटिलिटी नहीं। व्यक्ति 1 घंटे अगर काम कर लेगा एक्स्ट्रा, तो कह रहा है मेरे को एक्स्ट्रा दो भई इसका, ओवरटाइम दो मेरे को इसका। जिस चेतना के अंदर अगर राष्ट्र इस चेतना में हो जहाँ वर्क को डिसयूटिलिटी कर दिया जाए, उसमें निर्माण कैसे होगा ये बताओ? कि आप अगर 8 घंटे काम कर लेते हो, तो ये लगता है देवता है ये तो।
वर्क को एकदम डिसयूटिलिटी बना दिया पूरे विश्व के अंदर। जो आपकी अभिव्यक्ति का माध्यम होना चाहिए, जो आनंद का माध्यम होना चाहिए, ये मूर्खता से हमने ये सोच समझ के ये काम कर लिया पूरे विश्व में, कि जो आप कर रहे हो उसमें तकलीफ पा रहे हो। अब बताओ, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर पूरे विश्व में ग्लोबली ये काम कर दिया जाए कि आप अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा दो। मैंने इतनी तकलीफ पाई है, इसके लिए मेरे को दो भाई। तो दूसरा कहता है यार ये एक्स्ट्रा, इसने बहुत मेहनत करी है तो ये आगे जाता है, इसमें क्या दिक्कत है। ये प्रणाली आई धीरे धीरे, जो आपके ये साम्यवाद वगैरह है ये तो चलता नहीं। व्यक्ति कहता है मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ फायदा क्या हुआ, जिसके अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगा, चाहे आप एक्स्ट्रा काम करो चाहे कम काम करो। कुछ है वो निकम्मे हैं, क्योंकि तमस प्रधान प्रकृति है। और उसकी फिर बाद में बात ये नहीं, कर्म उसको क्षेत्र ऐसा है, कलाकार है, उसको लगा दिया आपने फावड़ा लेके उसके अंदर। अब बेचारे को आपने जगह ही गलत लगा रखा है। वो पूरा मन करके भी करेगा तो भी उस फील्ड का बना ही नहीं वो। इसलिए ये सारी पद्धतियों के अंदर खामियां अपने आप में इसलिए है क्योंकि आप मनुष्य की प्रकृति को नहीं समझ रहे, उसकी सत्ता के भागों को नहीं समझ रहे। वो नहीं समझने के कारण, और अगर बाहरी भागों को थोड़ा बहुत समझते भी हो, तो उसका जो सबसे कीमती चीज है, उसकी अंतरात्मा, उसको दरकिनार कर दिया। परंतु न्यूनाधिक समय के बाद अंततः ये सभी प्रणालियां अनुपयुक्त और अपर्याप्त सिद्ध हुई हैं, क्योंकि व्यष्टिगत और समष्टिगत, इंडिविजुअल और कलेक्टिविटी, मानव आत्मा को किन्हीं भी एकांगी प्रणालियों में सीमित नहीं किया जा सकता। सेमेटिक रिलीजन्स भी इसको क्या एक पुस्तक में शट करने की कोशिश करते हैं। ये एक पुस्तक है, इसमें ही सारी मानव प्रकृति आ जानी चाहिए, इसमें ही इनकी अंतरात्मा का सारा विकास, जो कुछ भी अंतरात्मा की तो खैर बात ही नहीं करते, सारी की एक पुस्तक के अंदर। और जो नहीं मानता उसके हाथ काट डालो, उसके मतलब उसके अंदर सारे वो बता रखे हैं। आप सोचो तो सही, इन सारी चीजों को देख के, ये हम केवल माँ और श्री अरविंद के संपर्क में हैं, भारतीय संस्कृति में हैं, इसलिए कई चीजों को हमको, ये कैसी बातें कर रहे हैं। हम एक बहुत एक फ्रीडम के उसमें हैं, और माँ श्री अरविंद के जितना संपर्क में होते हो उतना विचारों के फ्रीडम में है। आप सेंस ही नहीं कर सकते कि दूसरे कितने लिमिटेशन बंधन में है वो। हम जो ये पढ़ रहे हैं, इसने आपको बहुत जबरदस्त फ्रीडम के जगत में रख रखा है। इसको हटाओ, आप कल्पना भी नहीं कर सकते आप कितनी एक रेस्ट्रिक्टेड एग्जिस्टेंस के अंदर चले जाएंगे। और उसी चेतना से यदि समाज का आप अनुशासन करने का प्रयास करें, मानव आत्मा कैसे स्वीकार कर लेगी। सोचिए, एक हर व्यक्ति का अपना सत्य है जो वो रिवील करना चाहता है। कलेक्टिविटीज, पूरा देश रिवील अपनी कोई चीज है वो मैनिफेस्ट एक्सप्रेस करना चाहता है, उसमें छोटी छोटी इकाइयां हैं, उसमें एक पर्टिकुलर पंथ है, उसका अपना सत्य है। एक कोई ग्रुप है, उसका अपना सत्य है। छोटे 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 ग्रुप की अपनी आत्माएं हैं, और उनको पूरा राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। आप अगर इस सारी चीज को नहीं समझो तो समस्या तो आपकी है, इससे कोई आत्मा नहीं चली गई। उनको पूरा राइट है, इसलिए भारत ने इस चीज को समझा। तो मैं 4 जनों की हत्या कर दूं जिससे ये हो जाए, तो ऐसे कैसे कर सकते हो आप। भारतीय संस्कृति को आरंभ से ही इस बात का गहरा बोध रहा था कि मानव आत्मा किन्हीं भी मानसिक प्रणालियों द्वारा संचालित करने के लिए अत्यंत विशाल है। और इसी कारण शासन प्रणाली का राजतंत्रात्मक स्वरूप होने पर भी, मतलब यहाँ जनतंत्र नहीं था एक तरीके से, हमेशा ही राजतंत्रात्मक स्वरूप रहा शासन प्रणाली का। पर फिर भी इसमें सच्चा जनतंत्र तथा अन्य सभी संभव शासन तंत्रों के मूल तत्व विद्यमान थे। जहां आपको साम्यवाद की जरूरत है, साम्यवाद भी हो सकता है। जहां समाजवाद की जरूरत है, समाजवाद। अरे वाद है नहीं अपने आप में, ये यथायोग्य तरीके से है। आप मेरे साथ रह रहे हो, हम 5 जनों का एक ग्रुप कहीं रह रहा है, वहां जिस चीज के अंदर अपने को बराबरी की जरूरत है वहां बराबरी करेंगे। और मेरे को ठंड ज्यादा लग रही है, अगर मैं 2 कंबल फालतू ले रहा हूँ और आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, तो अब ये क्या इसमें बराबरी क्या है कि मैं सबको बराबर आवंटन करूं सबके रूम के अंदर की, सबके 3 3 3 3 कंबल सारों के रखो।
हाँ, अगर आप एक कॉमन ऐसी व्यवस्था कर रहे हो जिसमें किसी का आपको पता नहीं, तो आपने कहा एक डिसेंट व्यवस्था सारों के करके छोड़ दो। उसको जितनी आवश्यकता होगी, चीनी जितनी मिलानी होगी, आप तो भैया उसके पास चीनी का डब्बा छोड़ दो, जिसको जितनी चाहिएगी अपनी मिला लेगा, वो तो बात है अलग। पर घर के अंदर आप सारों की आवश्यकता जानते हो, इसकी आवश्यकता है, दूसरे की ये है, तो आपके पास गिवन जितने भी रिसोर्स हैं, उसका आवंटन करने में क्या दिक्कत होगी आपको? जहां बराबरी है वहां बराबरी करोगे। और बराबरी तो यथायोग्य के अंदर हो सकती है। बराबरी मतलब कोई आप बराबर यूं आवंटन करो चीज का कि 2 किलो इसको, 2 किलो इसको, ऐसे कैसे हो सकता है? सबके टेस्ट अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट, भौतिक रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उसकी आंतरिक रिक्वायरमेंट्स अलग है। हाँ, पर इसके लिए जीवंत सिस्टम चाहिए। जैसे माँ ने क्या कहा, शिक्षा के अंदर भी क्लासरूम में व्यक्ति चला गया, अगर इमेजिनेशन नहीं है तो उसको पुस्तक का सहारा लेना पड़ेगा कि मैं इसको फॉलो करूं। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि आप जाके यूं ही बेवकूफ की जैसे कुछ भी करना शुरू कर दो, यो तो हो गई तामसिकता और मूर्खता। पर आपका अपना पूरा कमांड है सब्जेक्ट के ऊपर, उसमें आपने वो कॉन्सेप्ट लिया, पर आप आधारित नहीं हो इस चीज के ऊपर। टेक्स्ट तो आपके लिए एक आधार मात्र हो सकता है, उसके ऊपर आप बच्चे को, अगर आपकी महारत उसमें है, आप में कल्पना शक्ति है और आप में चेतना है और उस दिन आप माँ से जुड़े हो, आप आधारित बाहरी चीजों पे नहीं होगे। आपकी क्लास जीवंत होगी, फ्रेश होगी। तो इसलिए एक शासन तंत्र इस तरीके का हो, एक राष्ट्र इस तरीके का हो जो इतना जीवंत हो, ये मुश्किल है कि जहां एक-एक की चीज को इतना ध्यान दिया जा रहा है। जैसे माँ एक-एक के बारे में इतनी सेंसिटिव थी, एक-एक की प्रगति। ये थोड़ी है कि सब कॉमनली साहब 2000 लोग हैं तो यूँ ही रह रहे हैं ना। माँ कह रही है कि कोई भी व्यक्ति मेरे अगर एक बार भी संपर्क में आया है, चाहे वो जो बालकनी दर्शन में भी साहब इतनी भीड़ है, उसमें भी कोई एक एक तो कहा कि उसके लिए पूरे जीवन भर अपने आप को मैंने रिस्पॉन्सिबल माना है। अब क्या अर्थ हो सकता है इसका? कैसी जीवंत व्यवस्था है ये? जैसी है आप अंतरात्मा में प्रवेश करते हो, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। आप दूसरों के सुख-दुख, दूसरों की कंसिडरेशन, आप किसी के साथ हो, बहुत ज़्यादा आप कंसिडरेट हो जाते हो, सच्चे रूप में। मैं ये नहीं कह रहा उसके लिए आप मूर्खता के काम करने शुरू कर देते हो, पर आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, विचारों के प्रति, भावों के प्रति, व्यक्ति के प्रति। आध्यात्मिकता में प्रवेश तो ये राष्ट्र तो रहा ही इसका गढ़ है, तो वो दूसरी चीज़ें नहीं कर सकता और वो आप जिसको जनतंत्र है, ये तंत्र है, वो तंत्र है। एक जीवंत एक व्यक्ति 4 जनों का ग्रुप भी है, जहाँ जो तंत्र होगा वो कर लेंगे। जो जो आदमी चेतना के ऊपर के पायदान पे खड़ा है, वहाँ वो राजतंत्र लागू कर देंगे, भैया तेरी मानेंगे हम। वहाँ अगर पौंडीचेरी आश्रम में जनतंत्र कर दें और माँ को 1 वोट का अधिकार हो, या ये चलो स्पेशल उनको एक एक आप उनको प्रिविलेज दे रहे हो कि माँ को 2 वोट का अधिकार है। सोचो क्या हो? तो जहाँ जो व्यवस्था आवश्यक है, वो सारी ही ये सारे ही ठीक हो सकते हैं और सारे ही गड़बड़ हो सकते हैं, अगर मानसिक रूप से अप्लाई करो तो। पर जीवंत रखने के लिए आपको बहुत जीवंत रहना पड़ेगा। नहीं तो वही जब मैंने उदाहरण आपको दिया, पुस्तक को रेफर करने के लिए, और ये तो लकीर का फ़कीर है साहब। पुस्तक में लिख लिख दिया तो आप कहते यार पुस्तक में तो लिखा था पर उस समय ये कंडीशन नहीं थी, ये तो समझ तू। अब कैसे मूर्ख हैं कि हमारे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, यही सर्वोपरि है, मान कोई नहीं रहा। सब अपने तरीके से जहाँ सुविधाजनक है इंटरप्रेट करके, जब कोई दूसरी पार्टी कुछ कहती है, इतने के अंदर ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाता है। जब वो खुद करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके ये कुछ भी करता है, दूसरा करता है तब खतरे में आ जाता है। तो मानसिक ये समस्या है और इसके सूत्र केवल श्री अरविंद के अंदर मिल रहे हैं। आप सोच रहे हो ये कोई चिंतनात्मक चीज़ दे रही है, अरे तो कॉन्स्टिट्यूशन है और इससे तो चल ही रहे हो आप। राष्ट्र में आपने कर ही रखा है ये हव्वा तो। ये सारी चीज़ें श्री अरविंद पद्धति आपको दे रहे हैं बारीकी से। इसको समझना पड़ेगा, इसको सामने लाके रखना पड़ेगा। आप सोचते हो कौन सुनेगा इन विचारों को? अरे भई ये शुरू भी तो कहीं से चीज़ें होती ही हैं।
इन विषयों में आज की जो समस्याएं हैं श्री अरविंद के परिप्रेक्ष्य में देखना, उसको सामने लेके आना, एक ग्रुप समझे, हम लोग आपस में इसकी चर्चा करें, इनकी क्या खामियां हैं, श्री अरविंद इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और जब तक हम आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं करते या इसको जीवंत तरीके से, वही वाली बात, अगर हम जीवंत नहीं होते, इन चीजों की समस्याएं हमारे सामने सरफेस पे नहीं आएंगी, अपेरेंट नहीं होंगी। हम बाध्य हैं, दूसरे हमारे लिए तंत्र का निर्माण करते हैं, हम उसकी इकाई बन के उसको मैकेनिकली फॉलो कर रहे हैं, प्रश्न नहीं कर रहे। और अगर आप ये प्रश्न कर पाओ, तो आप अपने आप को एक दूसरे पायदान पे पाओगे। आप में शक्ति का संचार भी हो जाएगा, यदि मूल आप पे, आपके पास मौलिक विचार होगा। पर ये बहुत बड़ा इफ है क्या ये मौलिक विचार? पावर भी आ जाएगी। अगर ये होगा वास्तव में आपके पास, पावर निश्चित आ जाएगी इसके साथ-साथ। तो राजतंत्रात्मक स्वरूप होने पर भी इसमें सच्चे जनतंत्र तथा अन्य सभी संभव शासन तंत्रों के मूल तत्व विद्यमान थे, क्योंकि ये जानती थी कि इन सभी का अपना एक सत्य है और सभी के मूल तत्वों को सच्चे रूप में समाविष्ट करने पर ही आत्मा के दिशा निर्देशों के प्रति नमनीय रहा जा सकता है। भोजन में भी आप यथा योग्य तरीके से लेते हो, जीवन में यथा योग्य तरीके से। और जितना ही डीपर व्यक्ति होता है, उसका यथा योग्य भी बहुत चेंज होता होता रहता है। बच्चे की एजुकेशन में कितना आप ध्यान रखते हो चीजों का, उदाहरणों का, बातों का। तो यहाँ केवल एक ड्राई तरीके का, बस ये करो तो ये वाला लागू कर दो, ये करो तो इसको ये दंड दे दो। ये कैसे कर सकते हो? जो व्यवस्था इतनी नमनीय नहीं रहती, वो तो ऑलरेडी डूम्ड है खत्म होने के लिए। नमनीय नहीं है तो मतलब वो खत्म हुआ, वो फ्रेश नहीं है, वो जिंदा नहीं है। लाइफ का काम ही यही है कि वो आप अडेप्ट कर रहे हो। एक पेड़ है, वो धीरे-धीरे आ रहा है, वो ग्रो कर रहा है। अलग-अलग काल से, पतझड़ के ओर से नई चीज़ें आ रही है, नए फूल आ रहे हैं, नई बातें आ रही है। आप बहुत ज़्यादा प्लायंट हो चीज़ों के प्रति। और जो व्यवस्था ये कहती है नहीं बस ये, हम तो इसको आँख बंद करके फ़ॉलो करते हैं, तो ये तय मानिए कि पहले तो उसको, उसमें तो अंतरात्मा तो निकल ही चुकी है जो ये बात करता है। इसी कारण अपने आप को किसी भी तंत्र से न बांधते हुए भारत की शासन व्यवस्था का अपना एक अनूठा स्वरूप था, जो अत्यंत सजीव और प्रभावी था, जिसके कुछ बाह्य रूप हमारी वर्तमान प्रणालियों से कुछ साम्य रखते प्रतीत होने पर भी उस समय की प्रणाली के कुछ रूप, अगर राजतंत्रात्मक हो तो आप सोचो जी, यहाँ और विश्व में कहाँ-कहाँ जो मोनार्की है या फिर आपके इस तरीके के हैं, तो आप ये कहते हो कि भई ये स्वरूप यहाँ है। पर मौलिक रूप से भारत में अलग था, सामने रखने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ये पेंटिंग ऐसी है, अब कला, और वही मूल रूप से कला जो भारत की थी और वहाँ की थी, क्योंकि इसका हेतु अलग था, मोटिव चेंज होती, सब चेंज हो गया। संगीत है, कला है, स्थापत्य, सब टोटल चेंज हो गया। श्री अरविंद के निम्न उद्धरण इस सब पर बहुत प्रकाश डालते हैं। श्री अरविंद, प्राचीन भारतीय व्यवस्था जीवन में से विकसित हुई थी। पांडिचेरी आश्रम की जैसे है, जैसे श्री अरविंद ने क्या कहा पांडिचेरी आश्रम के विषय में, कि हमने कभी भी बैठ के प्लानिंग नहीं करी। कोई दूसरा कह देगा तो ये तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी प्लानिंग नहीं करते, जो हो जाता है सो हो जाता है। इसमें और उसमें फर्क है। श्री अरविंद कह रहे हैं ये आश्रम की ऑर्गेनिक ग्रोथ रही। पांडिचेरी आश्रम जैसा हुआ जब जो अंतः प्रज्ञा जैसा आया, स्वतः स्वयं व्यवस्था होती गई। यही भारतीय संस्कृति में ऋषियों की प्रज्ञा द्वारा हुआ। जैसा काल आया, उस तरीके का साहित्य, उस तरीके की व्यवस्थाएं, उस तरीके की उपासना पद्धति, उस तरीके की योग पद्धतियां, उस तरीके का धर्म। वेद के समय वैदिक धर्म एक तरीके का था, जिसमें देवता जो है, वो तो अपन ने बात ही करी थी। उस समय कोई देवता मंदिर इस तरीके के थे नहीं। उस समय तो यज्ञ की अग्नि है। धीरे धीरे इन रूपों का परिवर्तन हुआ, तो चैत्य भौतिक रूप जो हैं, मनोवैज्ञानिक, चैत्य मनोवैज्ञानिक भौतिक ये रूप जो है, ये प्रकट होने शुरू हो गए। जो ट्रिनिटी थी पहले, वो ट्रिनिटी का स्वरूप भी चेंज हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो पहले, जो एट्रीब्यूट उनके वेद में हैं, वो चेंज हो गए। जैसे जैसे धीरे 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 और पुराणों की तरफ आए, तो जो और प्रचलन के अंदर थे,
वो कुछ थे, पर अब जो और जागृत देवता हो गए, वो अलग हो गए। अलग-अलग इलाके के अंदर अपने-अपने जागृत देवता हैं, लोक देवता हैं, ग्राम देवता हैं, और ये सारी प्रेजेंसेस इतनी एक्टिव हैं। क्षेत्रपाल आप बोलते हो, वो एक आपके गाँव के बाहर अगर कोई बैठा है, वो एंटर करने ही नहीं देगा इस तरीके की चीज़ों को। अरे! हमारे आँखें नहीं है, इससे वो चीज़ें होनी थोड़ी बंद हो गई। गाँव में जाके देखो आप। तो प्राचीन भारतीय व्यवस्था जीवन में से विकसित हुई थी, जिंदा थी ये। उसमें सभी चीज़ों और सभी हितों के लिए स्थान था। श्री अरविंद कह रहे हैं, उसमें राजतंत्र था, अभिजात तंत्र था, मतलब एरिस्टोक्रेसी। अभिजात तंत्र मतलब एरिस्टोक्रेसी, प्रजातंत्र था। शासन में प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व था। सबका जो हित है, उसको रिप्रेजेंटेशन करने का पूरा राइट था। जो भी आपके हित हो सकते हैं, ये नहीं उसको दबा दिया जाए। एक चिंतन पद्धति है। अब क्या सोच रहे हैं, खाली ये हम तो भारतीयता लेके आएँगे। अरे भई, भारतीयता का मतलब ये नहीं कि आप कोई पंथ है, उसको सबको बराबर कर दोगे, उसके ऊपर रोलर चला के। मैं वाद को मानता हूँ, मैं अनीश्वरवादी हूँ, मैं मानता ही नहीं। वो सर्वेश्वरवादी है। तो पश्चिम ने इसके बड़े अलग-अलग तरीके के टर्म्स कॉइन कर दिए, हिनोथेइज़्म या ये थेइज़्म, पॉलीथेइज़्म, पता नहीं कैसे-कैसे। और इनका हिंदी भी अगर देखो तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये टर्म्स सारे के सारे उन्होंने कॉइन किए। यहाँ तो कुछ था नहीं। कि यहाँ एक देवता को ही सर्वोच्च बता देते हैं। गणेश पुराण के अंदर गणेश जी को सर्वोच्च बता रहे हैं, दूसरे में दूसरे को बता रहे हैं। इनके ये समझ में ही नहीं आता कि एक सर्वोच्च है तो फिर दूसरे सर्वोच्च कैसे हो सकते हैं? तो उस संस्कृति में वो टर्म है ही नहीं। तो वो अपने तरीके से परोक्ष रूप से देखते हैं तो भारतीय इस तरीके से करते होंगे। हमारी मानसिकता वो है नहीं। आप देखिए कितनी एक, हम जिस संस्कृति को बिलॉन्ग करते हैं, हमारी मानसिकता में इस तरीके का कोई विभेद है नहीं। दूसरी मानसिकता के अंदर ये प्रवेश कर सकता नहीं। यही बात आध्यात्मिकता को या मास रीडिंग की पद्धति को या भारतीय संस्कृति की पद्धति को लेके रहा। आज हमको बताने की कोशिश करे, हम समझ ही नहीं पा रहे। वैसे ही जैसे पश्चिम की संस्कृति इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही। पॉलीथेइज़्म, ये थेइज़्म, वो थेइज़्म, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु तो फिर भी जिंदा है, यहाँ तो एक शालिग्राम है। तो ये कह रहे हैं इसकी जीवंत सेवा, कृष्ण प्रेम क्या कहते हैं, फुल ब्लडेड सेवा, पूरे तरीके से जोश के साथ एकदम कि ये, अरे शालिग्राम यूं ही थोड़ी है, वेरी फुल ब्लडेड सेवा। जबकि पाश्चात्य व्यवस्था का उद्भव मस्तिष्क में से, यहां से सोच के हुआ। मस्तिष्क और हृदय साथ में लेते नहीं वो। इसीलिए वो कह रहे हमको तो फैक्ट्स चाहिए कानून के अंदर, तुम्हारी भावना क्या है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। तो उसमें सही निर्णय कैसे आ सकता है? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सो कॉल्ड भावना है, उसके अंदर प्राण प्राण प्रवेश करता है। इसलिए इनका उद्भव जो है मस्तिष्क, और मस्तिष्क कहने से उसमें सबकॉन्शियस भी प्रवेश करता है, उसमें सारी चीजें प्रवेश करती हैं। मस्तिष्क अपने आप में अकेला नहीं हो सकता ना। आध्यात्मिक व्यक्ति के भी मस्तिष्क काम करेगा, और जो कामी पुरुष है उसका भी मस्तिष्क काम करेगा, तो अपने आप में मस्तिष्क तो एक बहरूपिया है। पर एनी हाउ जो भी है, उद्भव मस्तिष्क में से हुआ। यूरोप में वे तर्क का अनुगमन करते हैं और बिना किसी स्वतंत्रता अथवा विभिन्नता की संभावना के सभी बातों को पहले से ही तैयार और सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं। और कोई उससे बाहर हो उसको ठोक पीट के इसी सांचे में लाओ भाई। जब सांचा बना ही लिया, अब हर जना उस सांचे लायक थोड़ी बना होता है। हर जना क्या एक ही नहीं बना होता? अगर आपने सांचा अपने मनमाने ढंग से बनाया है, कोई भी उसमें कैसे फिक्स होगा? वो अगर हो रहा है तो कोई कोई यूं ही हो रहा है। बाकी सांचे में तो कोई फिक्स नहीं हो सकता। आपने आर्बिट्रेरी कोई सांचा बनाया है, उसमें भौतिक वस्तु भी फिट नहीं हो सकती। ये तो जीवंत चीज है, अंतरात्मा है ये। वो फिट कैसे हो जाएगी कोई भी सांचे के अंदर? यदि ये प्रजातंत्र है, तो बस ये खाली प्रजातंत्र ही है। मतलब आज इन्होंने जो डेवलप किया है, जहां प्रजातंत्र है तो साहब केवल प्रजातंत्र है।
इसमें और किसी चीज के लिए स्थान नहीं। वे लचीले नहीं हो सकते। भारत अब पश्चिम की नकल करने का प्रयास कर रहा है। संसदीय शासन प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं है, और हम में से कुछ लोग इसकी पूंछ पकड़ के बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कह रहे हैं उपयुक्त ही नहीं है। वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री अरविंद के लाइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन। ये लो साहब, ये इवनिंग टॉक्स के अंदर पता नहीं ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। श्री अरविंद दलील थोड़ी दे रहे हैं। अब इनकी लाइट के अंदर क्या देखो आप, इसको बोध करें। अपन 4 जने रह रहे हैं, 10 जने एक संस्था के अंदर रह रहे हैं। एक कॉमन अपन ने एक चीज बनाई, अपनी सुविधा के लिए बनाई, गला काटने के लिए थोड़ी बनाई। उसकी दुहाई दे रहे हो आप कि हम तो साहब इससे बाहर नहीं जाएंगे, और उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। पर हम सदा ही उसी को उठा लेते हैं जो पश्चिम ने उतार फेंका हो। पश्चिम ने जो उतार के फेंका, फिर आप ये हमारे साहब, इन्होंने बाबा साहब ने ये लाके किया, इन्होंने साहब ने लाके किया, और उन साहब ने लाके किया। अरे मौलिक तरीके से भारत की आत्मा को पहले पहचानो, उससे पूछो। मेरे लिए आप कपड़े सिलवा रहे हैं, मेरे से आप पूछ ही नहीं रहे कि जी आपको रंग कौन सा पसंद है, या आपकी साइज क्या होगी, क्या नहीं होगी। एक व्यक्ति को भी उसको तो चलो आप एक कॉमन तरीके से आपने किसी साइज का मान के या कुछ करके कि ठीक है थोड़ा बड़ा रह जाएगा इतना ही। पर एक जीवंत व्यक्ति है या कोई क्रिटिकली बीमार है, उसको आप कुछ भी ऐसे ही दे दोगे क्या बिना पूछे? तो वैसे ही जहां संवेदनशील मामला होगा, यहाँ अंतरात्मा का मामला है। तो ऐसे ही कि आर्बिट्रेरीली ये एक अच्छा तरीका है, शासन का एक अच्छा तरीका है। क्यों? क्योंकि दूसरों ने उसको उतार के फेंक दिया, और हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। जो कमियां उसकी रह गई वो थोड़ी सी यहाँ पूरी कर लेते हैं। जैसे अपने साइकिक के जो जो सेशंस हो रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा कि दूसरी शिक्षा पद्धतियों में जो कमियां रह जाती हैं, जो इसमें लालच आ जाता है, जो इसमें ये सब समस्याएं आ जाती है, इसकी पूर्ति चैत्य को कर देनी चाहिए। स्कूलें तो अपना काम करती रहें, पर जो ये जो समस्याएं इसके अंदर जो वो पैदा कर देती, ये काम अब साइकिक आके वो ठीक कर दे बस। क्यों कर दे वो? हमको सेंस ही नहीं है। तो यही बात हम इसके विषय में जो हम ये कह रहे हैं, हमारे जो जो ये विधानकर्ता थे, विधान निर्माता थे, उन्होंने क्या देखा, बैठ के कि साहब हूबहू वैसे के वैसे, या फिर वहां ये चीज चलती है, यहाँ थोड़ा सा अपन ये कर लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता शब्द ले आते हैं, ये वाला शब्द ले आते हैं, वो वाला ले आते हैं, मनमाने तरीके से। भारत की आत्मा को तो पूछो भाई। इसलिए हमारी जो सारी समस्याएं चल रही हैं, आप फंडामेंटल्स पे प्रश्न करो नहीं, और फिर उसी के अंदर कहो कि इसको थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, थोड़ा सा ये वाला कर देते हैं, पर वो उपयुक्त नहीं है भारत की आत्मा के लिए। तो शिष्य क्या पूछ रहा है? ऐसा लगता है कि राजनीतिक विचार और आदर्श इस योग्य नहीं है कि उनके लिए लड़ा जाए। हजारों लोग लोकतंत्र के लिए लड़े, और अब वे इसे छोड़ देने की जल्दी में हैं। राजनीति के क्षेत्र में कुछ भी स्थायी नहीं लगता है कि हजारों वर्ष या सैकड़ों वर्ष किसी एक चीज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, कितने लोग उसके लिए अपनी प्राण की आहुति दे देते हैं, और बाद में उसी की नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट जनरेशन उसको मिट्टी के घरौंदे की जैसे उसको तोड़ने के लिए, एकदम उसको मटिया मेट करने के लिए नहीं चाहिए हमको ये। तो अगर कोई उसी समय जो उस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कोई रहा हो, वो अपने नेक्स्ट जनरेशन या उससे नेक्स्ट को देख के कहता हमने इसके लिए ये काम किया, ऐसे लोग रहे हैं भाई। अब लगभग लुप्त होते जा रहे हैं जो स्वतंत्रता के अंदर थे, पर अभी भी जो हैं वो देख के कहते हमने इसके लिए किया ये सारा काम। श्री अरविंद बहुत कुछ ऐसा ही है। सभी मानवीय मूल्य अर्ध मूल्य हैं, वे सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं। उनमें कोई स्थायित्व या टिकाऊपन नहीं है। टिकाऊ तो केवल अंतरात्मा है। गीता आज भी वैसी की वैसी है, आयुर्वेद आज भी काम करेगा, भारतीय पद्धतियां आज भी वैसी की वैसी हैं, उसकी शिक्षा पद्धति वैसी की वैसी है। हम क्या है, जो चीज टिकाऊ नहीं है वो शिखा धारण करते थे, वो ये यज्ञोपवीत करते थे, उनके ये संस्कार थे।
चारों तरफ का वातावरण, गाय रखते थे, ये करते थे, कुशा का आसन था। ठीक है, इससे भौतिक रूप से आप जो केमिकल्स के संपर्क में आ रहे हो उससे थोड़ा अगर बच जाते हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा प्रभाव है। आप जिस तरीके का विषाक्त भोजन है, हवा नहीं है आज तो, गैस चेंबर्स में रह रहे हैं सारे के सारे, और शहरों की बात नहीं, ये तो अपने हर स्थान के ऊपर आपके ऐसा पॉल्यूशन हो चुका है, इसमें शहरों की तो कोई बात ही नहीं है। तो जो मूल चीज है वो तो हमेशा ही स्थायित्व है, मतलब अंतरात्मा के पास स्थायित्व है, बाहरी भागों के पास स्थायित्व नहीं है। शायद यदि मनुष्य अधिक मानसिक हो जाएं तो वे चीजों को बेहतर समझेंगे। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे तू तो वही बेवकूफी की बात कर रहा है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं, मानसिक होकर और बेटर समझेंगे। सत्यानाश तो इसी ने किया है, सो कॉल्ड मानसिकता ने। नहीं, कठिनाई यह है कि मनुष्य जीवन के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। सिद्धांत ये नहीं कि आपने एक प्रिंसिपल बना दिया और उसका जीवन का सिद्धांत है। जीवन बहुत सेंसिटिव है, भीतर की चीज। वही दवाई आपके कल काम करेगी, आज नहीं करेगी, क्योंकि रोग का आपने नाम दे दिया जुकाम। पर कोई भी, श्री अरविंद कह रहे हैं, रोग होता ही नहीं इस तरीके से कि कल जुकाम थी आज भी वही है, होता ही नहीं है। कभी भी एक एक बीमारी भी दो बार नहीं होती। आपने जनरल एक नाम दे रखा है, नहीं अगर रोज आप डॉक्टर के पास जाओ और नया नाम इजाद करना पड़े तो ये तो कैसे हो सकता है। पर यहां तो वैरायटी इस स्तर के ऊपर है। तो शिष्य पूछ रहा, वह कैसे? श्री अरविंद कह रहे हैं, जीवन विभिन्न तत्वों के बीच समझौता करता है, किंतु मन जब अपने दम पर कार्य करता है तो समझौता नहीं करता। इसीलिए जीवन आपके मन के समझौतों या मन की बातों को नहीं मानता। आप कह दो मैं आज से ये प्रण लेता हूं, जीवन कहता चूल्हे में पड़ा, मेरे को मतलब नहीं है तेरे प्रण से। जीवन कभी नहीं मानता आपकी, और ये अच्छी बात है कि जीवन आपकी नहीं मानता। आप कितना भी अनुशासन की कोशिश करो, जीवन का अपना विधान है। जब तक उस विधान के हिसाब से जीवन का राइट है, सही उपभोग, वाइटल की का सच्चा क्लेम है ये, एंजॉयमेंट। पर एंजॉयमेंट किसमें? अगर उसको सही में दे दोगे, सच्चा अगर उसको दे देते हो, तो अब क्या है कि ये लाइफ वाली चीज है, ये घुस जाती है। एंजॉयमेंट जो है ना, ये हमने बार बार पढ़ा, ये दो समस्याएं हैं, और ये माइंड के अंदर घुस जाती है एंजॉयमेंट, क्योंकि भौतिक भी नीचे वाला भाग ऊपर वाले में घुसता है। तो आप एंजॉयमेंट मान लेते हो भौतिक वाले के, मन मान लेता है प्राण वाले के, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है। भौतिक है वो प्राण में घुस रहा है, प्राण है मन में घुस रहा है। इसलिए ये उल्टी प्रक्रिया होने के कारण मन जो हायर सीट है, जिसको इनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, वो लगाता नहीं है, वो इनका गुलाम बन जाता है। पर ये श्री अरविंद दूसरी बात कर रहे हैं, जीवन कोई भी इन पद्धतियों से, इसीलिए आपने हमेशा ही, बस मैं ये बात समझ गया माँ की और मैं अब मैं ये कर लूंगा, उसी दिन भी आप पालन नहीं कर पाते, और दूसरे दिनों की तो बात छोड़ो कि मैं इसको इस तरीके से, हाँ आप में सिंसियरिटी है, उस इंटेंसिटी के कारण आप कुछ समय विशेष के लिए कोई चीज लागू करते हो, वो प्रभावी आपकी इंटेंसिटी के कारण होती है, उस अनुशासन विशेष के कारण नहीं होती। उस प्रक्रिया कि मैं इतने बजे बैठ के मैं भजन करूंगा, या इतने बड़े बजे बैठ के रीडिंग करूंगा, या इतने बजे बैठ के मैं ये काम करूंगा, वो काम से नहीं होता। द फैक्ट दैट यू आर एबल टू फोर्स योर सेल्फ टू डू दैट, वो इंटेंसिटी से प्रभाव पड़ता है। निमाला जपने से ही होता तो एक मशीन को एक दे दो, वो 1 लाख थोड़ी देर के अंदर कर देगी, और उसको कह दो कि इसका लाभ, क्योंकि मेरी मशीन है तो इसका लाभ मेरे को मिलना चाहिए। नहीं होता ऐसे। मन एक चीज को लेता है और उसे ही निरपेक्ष बना देता है, उसे अन्य सभी चीजों से अलग और विपरीत मानने लगता है। हेगेल ने दावा किया कि यूरोप में वे तर्क बुद्धि को जीवन से अलग करने में सफल हुए थे, और तुम उनके दर्शन को देखो, इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। उनकी जो फिलोसॉफी है, जीवन का कोई मतलब ही नहीं है उसके साथ। यहाँ हम बारीकी से देखते हैं, कई जने कहते हैं बस मैं तो फाइनली आश्रम में आ रहा हूँ, अपन उसको कहते हैं नहीं भैया तू रहने दे, ये इतने बड़े दावे मत कर, 1 महीने रुक जा, जब तक तेरा मन लगे तब तक रुक जा। तू बेटर एक पोजीशन में होगा निर्णय करने के, इतना आनंद फानन में निर्णय मत कर। यह सब केवल मानसिक कसरत है,
यह जीवन का अंग नहीं बनता, जबकि भारत में दर्शन शास्त्र हमेशा ही जीवन का एक हिस्सा रहा है। सब कुछ अनुभूत करना इसका उद्देश्य है। ये हमको सूत्र जीवन के दे रहे हैं, आप इसको समझो और इस तरीके से देखना शुरू करो। नहीं तो बस हम समझ गए आध्यात्मिकता एकमात्र है, बस हम ये, बस हम वो नहीं करता। हाँ, उस समय विशेष के लिए क्लैरिटी आ सकती है, जीवन नहीं मानता उसको। इसी प्रकार यूरोप के राजनीतिक दर्शन में भी तुम पाते हो, यदि वे लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं तो ये केवल लोकतंत्र होता है, बाकी सबका इससे विरोध होता है। राजतंत्र है तो वह केवल राजतंत्र ही है। यूनान में वही हुआ था। उन्होंने लोकतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र के लिए संघर्ष किया और अंत में वे रोमनों द्वारा विजित हुए। रोमनों ने उनको जीत लिया। फिर राजनीतिक संगठन के सभी प्रयासों का सत्य क्या है? शिष्य ने पूछा। यदि तुम किसी सच्ची और स्थायी चीज पर आना चाहते हो, तो तुम्हें जीवन को देखना होगा और उससे सीखना होगा। कहने का अर्थ है, तुम्हें विपर्ययों, कॉन्ट्राडिक्शंस, विरोधाभासों की प्रकृति को जानना होगा और फिर उनमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। जहां तक शासन का संबंध है, जीवन से पता चलता है कि राजतंत्र में एक सत्य है, चाहे वंशानुगत हो। अब आप ये कह दो कि ये तो आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, जबकि भारत में भी देखो तो आज तक कितने गहरे रूप से एक परिवार जो है वो कितना गहरे रूप से घुसा हुआ है सारों की चेतना के अंदर। ऐसी कोई आफत क्या आ रही है फिर भी देखो आप। और हर इलाके के अपना अपना, या निर्वाचित। पर ये अभी की बात नहीं हो रही। दशरथ जी हैं, दशरथ जी के पुत्र जो बड़े हैं उनमें से कौन सा है? महाभारत के अंदर भी आप देखते हो कि भी किसको राजगद्दी मिलनी चाहिए थी, किसको मिल रही है। उसमें बार बार बताया, अरे ये दुर्योधन काबिल नहीं है, तू अंधा मत हो इसके लिए। उसके होते ही जो जिस तरीके के शकुन हुए थे, विदुर ने उसी समय कहा था कि इसको मार डालो अभी। वो तो बाद तक भी कहा कि ये इसके लायक नहीं है। तो वंशानुगत हो या निर्वाचित, एक शीर्षस्थ व्यक्ति होता है जो शासन करता है। जीवन यह भी दिखाता है कि अभिजात तंत्र, चाहे वह शक्ति संपन्न लोगों का हो, मतलब एरिस्टोक्रेट्स, वो एरिस्टोक्रेसी किसकी हो सकती है? आपकी ओलिगार्की हो सकती है। तो ये शक्ति संपन्न लोगों का हो या धनाढ्य लोगों का हो या बुद्धिजीवियों का हो, में एक सत्य है। इसके अंदर बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप हो सकता है। हम ये सोचते हैं हमने बुद्धिजीवियों का चयन किया और उनको संसद में भेजा, हम यही तो सोच रहे हैं कि वो बुद्धिजीवी हैं, हमारे लिए निर्णय करेंगे। अरे जो सबसे ज्यादा उस रोग से ग्रसित है वो क्या निर्णय करेगा आपका? आपके लिए भला निर्णय कैसे कर सकता है? वर्तमान कपोल कल्पना यह है, बहुमत शासन करता है। ये कपोल कल्पना है। आप लड़ाइयां लड़ रहे हो कि बैलेट पेपर होना चाहिए या ईवीएम होनी चाहिए। लड़ाई ये चल रही है। जबकि ये कह रहे हैं कि ये वर्तमान कपोल कल्पना यह है कि बहुमत शासन करता है, परंतु तथ्य यह है कि अल्पसंख्यक अभिजात वर्ग है जो शासन करता है। मुट्ठी भर लोग हैं हर पूरे विश्व में। आप चाहे अभिजात तंत्र ले आओ, चाहे लोकतंत्र ले आओ, चाहे राजतंत्र, कोई सा ही तंत्र ले आओ, मुट्ठी भर लोग हैं। वही पार्टियां, चाहे आप लोकतंत्र की बात करो तो वही दो चार घूम फिर के। फिर उन्होंने कहा यार एक नोटा का बटन भी अपने कर लो, तो भी मतलब क्या हो जाएगा इससे? आप बेसिक तो समझो। जीवन यह भी दर्शाता है कि राजा या अभिजात वर्ग का शासन लोगों की सहमति, चाहे मौन हो या मुखर, के द्वारा होनी चाहिए। प्राचीन भारत में उन्होंने इन चीजों के सत्य को पहचान लिया था, इसीलिए भारत सहस्राब्दियों से स्थायी बना रहा है। अरे सैद्धांतिक रूप से ये बात हम समझने के लिए तैयार नहीं है, जोरदार बात ये है। अब ये कैसे हो, क्या हो, वो तो बाद की बात है। कम से कम एक हम इसको एक बुद्धि से समझ जाएं कि हाँ इनमें ये कमी है, ये दूसरे तंत्र नहीं काम कर सकते और सारे ही काम कर सकते हैं, एक जगह भी काम कर सकते हैं ये। ठीक है रविकांत जी। कब्या जी। विवेक। हाँ भैया ठीक है, तो मूल तो इसमें यही हो गया ना भैया कि अंतर से
जुड़कर ही जो चीज़ हो पाएगी वही वो टिक स्थायी पाएगी। रहेगी, वही वही, वही। कारगर होगी। तो आज हमको जुड़ना पड़ेगा और श्री अरविंद ने सारे सूत्र दिए हैं। इसके लिए कोई तो सामने आना पड़ेगा। इसलिए श्री अरविंद को जब माँ ने पूछा, जब ये लोग छोड़ के जा रहे थे और हमारे हाथ में सत्ता दे के जा रहे थे, तो माँ श्री अरविंद के पास गई। उन्होंने कहा भी सत्ता इनको दे के जा रहे हैं और वो देश का सत्यानाश कर देंगे ये लोग। तो श्री अरविंद ने शांति से कहा, हाँ, यस दे विल डू इट। हाँ, ये करेंगे। जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर वो योग में भी जिसने पदार्पण इसलिए किया, वो एक आध लोग तो ये थे जिनके ऊपर पूरे राष्ट्र की आशा थी, जो लास्ट तक भी वहां पांडिचेरी की वो जो आश्रम है उसके कॉर्नर पे गुप्तचर बैठे रहते थे। श्री अरविंद के जाने के बाद भी वो हिले नहीं वहां से कि पता नहीं यार, ये कुछ इनकी टैक्टिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि मौका मिले इनको उठा के अपन जेल में डालें। ऐसे के अंदर वो माँ के पूछने पे माँ को कंसर्न था। माँ ने कहा भी ये हो रहा है, मूर्खों के लोग क्या हाथों में जा रही है ये, तो दे विल डिस्ट्रॉय इट। श्री अरविंद ने कहा यस दे विल डू इट। हाँ, करेंगे। तो माँ को और कंसर्न हुआ कि श्री अरविंद कह रहे हैं तो इस बात में तो फर्क आ नहीं सकता। तो माँ पलट के कहती है कि विल थिंग्स नेवर चेंज इन इंडिया। इंडिया में चीजें फिर क्या चेंज नहीं होंगी? तो फिर श्री अरविंद ने बहुत एक गंभीर स्टेटमेंट कि थिंग्स विल नेवर चेंज इन इंडिया अनलेस वी आर द गवर्नमेंट। जब तक हम यहाँ की सत्ता में नहीं आते तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। हम मतलब जो भगवान से निष्ठावान लोग हैं, परिवर्तन तो आएगा। और उस परिवर्तन के सूत्रधार हम लोग क्यों नहीं हो सकते? हमारी जो ये तैयारी चल रही है ये सामान्य तैयारी थोड़ी है, आपके छोटे छोटे मुद्दों पे ये लागू नहीं होगी। आप सोचोगे आप इसको अपने परिवार पे लगाओगे, व्यापार पे। माँ तैयारी किसी और चीज की करवा रही है, आप क्यों छोटे छोटे मुद्दों पे दिमाग लगा रहे हो? इस तरीके से सोचो। अगर अपने को ये व्यवस्था परिवर्तन करना है, उसके लिए क्या आवश्यक है? कोई व्यक्ति किसी को कुछ 2 रुपए भी देता है तो उसकी एवज में कुछ चाहता है, तो माँ इतनी आपको चेतना प्रदान कर रही है रोज बिठा के, ये यूं यूं ही कैसे जा सकता है? ये बताओ। एक बैरन लैंड के अंदर भी आप रोज जाके 1 लोटा पानी डालना शुरू करो, वहां वेजिटेशन होना शुरू हो जाएगी। नित्य प्रति करके देखो। आपने बीज न भी लगाया हो, आप रोज एक वहां ग्लास पानी डाल के देखो, या कुछ आप वहां करके देखो। आपके साथ तो रोज श्री अरविंद की उपस्थिति, माँ की उपस्थिति यहाँ हो रही है, वो निष्फल कैसे जा सकती है? आप सोचो मेरी थोड़ी सी साधना हो जाए, मेरा थोड़ा सा ये फ्रेमवर्क, अरे यार माँ आपके लिए पता नहीं क्या भविष्य सोच के बैठी है। ये स्थितियां ऐसी ही होंगी। हम क्यों नहीं उसके सूत्रधार हो सकते? हम क्यों नहीं माँ के वाहक हो सकते? और उसी के लिए तैयार करियो तो क्यों नहीं? कमर कसो इस चीज के लिए। जी, कैसा अच्छा उद्देश्य है। मक्कार लोग हैं वही थोड़ी आएंगे वहां पे, जो निष्ठावान है माँ के प्रति, चेतना के प्रति। जो लोग जा रहे हैं वो तो जा ही रहे हैं, कोई काबिलियत के कारण थोड़ी जा रहे हैं, वो जा ही रहे हैं। तो जो निष्ठावान है माँ के चरणों के प्रति, ईश्वर के प्रति, अपनी खुद की अंतरात्मा के प्रति, लोग आपको क्या मैंडेट देंगे? यहाँ की अंतरात्मा मैंडेट देगी, वो मजबूर करेगी, मजबूर होके आपको देंगे। नहीं, आप चाहे कितने भी गाजे बाजे से पूरा वहां स्थापना कर दो, वोट अयोध्या में ही नहीं मिलते। आप साफ साफ तो देखो इस चीज को। तो आप अपनी भूमिकाएं छोटी छोटी ये मान के कि मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा आपको रोज चेतना प्रदान करी जा रही है। माँ श्री अरविंद की जीवंत उपस्थिति आपके साथ होती है, आप इसको लाइटली कैसे ले सकते हो? तो आपका जो परिवार का कॉन्सेप्ट है, आपका अपना व्यापार, ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे क्यों मानते हो? इस तरीके से सोचो। ठीक है विवेक? हाँ भैया। देविका जी? हाँ जी, ठीक है पंकज भाई। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री हाँ, मान। 1 मिनट भैया। हाँ जी। इसमें बहुत प्रैक्टिकल इशू हैं और आ,
समकालिक हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक हैं। ये तो बहुत इस पे काम करने की जरूरत है। सवाल तो बहुत है, एक छोटा सा कि अब मान के अब चल रहे हैं कि भारत को साम्राज्य एकता प्राप्त हो गया है और अपने संविधान में इसने धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था भी कर डाली है। तो ऐसी स्थिति में अब वह कौन सी बाधा है जो भारत अपने स्व को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसको शोध करने की जरूरत है। सशक्त राष्ट्रवाद चाहिए। श्री अरविंद कह रहे हैं हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता है एक सशक्त राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद का अपन ने पढ़ा, राष्ट्रवाद का मतलब है सनातन धर्म। भारत के लिए एकमात्र राष्ट्रवाद है सनातन धर्म। इसलिए सनातन धर्म, और ये ही धर्म, क्योंकि ये धर्म तो आपकी अंतरात्मा को सर्वोपरि रखता है। सनातन धर्म की हमने बात करी। ये पहले तो इस राष्ट्रवाद को सशक्त रूप से भारत विकसित करे। वो ही लोग देखो निष्ठावान जो भारत की आत्मा के प्रति होंगे, उसको सिरमौर बना लिया जाएगा। जैसे ही ये पश्चिम के फेंके हुए टुकड़े विकास की और की ये जब बातें करते हैं, भारत की आत्मा इनको थोड़ा थोड़ा इनका दिखा देती है, अरे तुम वही लोगों को उन्हीं चीजों से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ये हिंदुत्व की ओर की बात करते हैं, अब वो कितनी खोट है या कितनी क्या बात है, वो जो भी है, पर ये संस्कृति कहती है अरे कुछ तो आशा दिख रही है इनके अंदर। दूसरे तो पॉजिटिवली हॉस्टाइल है। उनके तो पॉलिटिकल एजेंडा के अंदर ये है कि हम कुठाराघात करेंगे, मंदिर का फिर से हटा देंगे यहां से, या ये करेंगे वो करेंगे। बताओ भारत की आत्मा कैसे ले आएगी उनको। तो हमारे लिए तात्कालिक आवश्यकता है सशक्त राष्ट्रवाद, और वो है सनातन धर्म। इसलिए हमारी जो इतनी लंबी चर्चाएं हैं, बहुत मैं विचार से कर रहा हूं। ये ऐसे नहीं कि मैं यूं ही पढ़ रहा हूं इसको। ये चीजें एस्टेब्लिश हों, लोगों तक जाएं। आप लोग के भीतर इतना तो हो ही जाना चाहिए कि अब खड़े हो और अब प्रैक्टिकल ये प्रश्न करो कि हाँ मैं जीवन में समझ गया, और अब मैं अपने लिए ये तैयारी कर रहा हूं, भैया मेरे को अब काम बताओ। मैं जिस फील्ड के अंदर हूं उसके अंदर प्रयोग करें हम। सफलता है, सफलता क्या है, क्योंकि हम जो प्रयोग करेंगे वो ऐसा होगा जो पहले हुआ नहीं। भाई महाश्री अरविंद हमसे क्या आशा करते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं। वो हम में से हर एक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए नियोजित होगा जो पहले नहीं हुआ, या जिन कंडीशंस में जिस तरीके से करना होगा वो नहीं होंगी। हमको नहीं पता है वो क्या होंगी, पर हमारे पास निश्चित रूप से उनका वरद हस्त होगा, उनकी कृपा होगी, उनकी चेतना होगी, स्वयं वो खड़ी होंगी आपके साथ में। तो हम इसको ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। शुरू कैसे करोगे इस काम को, क्योंकि और तो दिखते नहीं ये बात, और तो कोई करता ही नहीं इस बात को। पहले आप खुद इसके लिए कन्विंस्ड होंगे, फिर आप कदम बढ़ाएंगे आगे। ठीक है दीपक जी? जी, समझ में आ रही है कुछ कुछ। जी, सनातन धर्म। यही तो, सनातन धर्म कोई छोटी चीज नहीं है। ये ही भावी विश्व धर्म होगा, श्री अरविंद कह रहे हैं। और जो श्री अरविंद के जितने भी स्वप्न थे, कोई से भी वो कह रहे हैं मेरे जीवन काल के अंदर मैंने, पहले जब शुरू में थे तब तो ये एक सारे ही असंभव लगते थे, उनमें से 3 तो पूर्णाहुति पे हो चुके, एक आध जो है वो अपने मार्ग में है। जब श्री अरविंद कह रहे हैं तो हमको उसमें विश्वास करने में दिक्कत क्या हो रही है? ये विचार भी अपने आप में कैसी चीज से भर देता है। अब तो इतनी बातें अब समझ में आ रही हैं कि पश्चिम ने जो फेंक डाला है उसे ही पहन के हम फुदक रहे हैं। ये बातें तो समझ में आ रही हैं। अब लेकिन अपने सनातन धर्म को आगे लाने के लिए फिर जाके बात वहीं पहुंच रही है, अपने आप को सिंसिरिटी से वहां पे अपने आप को झोंकना होगा। यहाँ बाधा आ रही है। कोई नहीं, धीरे धीरे ये विचार आने के बाद में, ये क्लैरिटी आने के बाद में धीरे धीरे इतना मुश्किल नहीं रहेगा। ये जब एकदम क्रिस्टल क्लियर ही हो जाएगा तो आपको दिक्कत ही नहीं, की करने का काम ही यही है। फिर दूसरी चीज आप वैसे ही नहीं करोगे, आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा, डे लाइट की जैसे होगा। अभी जो कंफ्यूजन है, क्योंकि कड़ियां हमने बौद्धिक रूप से वो जोड़ी नहीं, इसलिए क्लैरिटी है नहीं, ये समस्या है। ठीक है, जी जी जी, ठीक 9 बजे मिलते हैं। है। जय श्री राम। जय श्री मान। जय